सिर्फ नामों और किताबों की एक लिस्ट नहीं है। ये समझने का एक मौका है कि किसी क्षेत्र का साहित्य उसकी पहचान कैसे बनाता है। और उस पहचान को लिखने की जद्दोजहद कैसी होती है? हाँ, इन स्रोतों के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे लोक कथाओं से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक झारखंड की साहित्यिक यात्रा कई परतों में विकसित हुई है। तो किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना सबसे जरूरी है। चलिए एकदम बुनियाद से शुरू करते हैं। झारखंड में भाषाओं का नजारा कैसा है? यहाँ का भाषाई नजारा कह सकते हैं एक बगीचे जैसा है, जिसमें 3 अलग-अलग परिवारों के पौधे उगे हैं। अच्छा। पहला है भारोपीय परिवार। इसमें हिंदी, खोरठा, नागपुरी जैसी भाषाएं आती हैं, जो ज्यादातर मैदानी इलाकों में बोली जाती हैं। ठीक है। दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है ऑस्ट्रो एशियाटिक, जिसे मुंडा भाषा परिवार भी कहते हैं। मुंडा भाषा परिवार। जी, इसमें संथाली, मुंडारी, हो और खड़िया जैसी प्रमुख जनजातीय भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं एक तरह से इस क्षेत्र की आत्मा हैं। और तीसरा परिवार कौन सा है? तीसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसमें कुड़ोक, जिसे उरांव भी कहते हैं, और मालतो जैसी भाषाएं हैं। ये भाषाएं छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों में गूंजती हैं। एक मिनट, हमारे स्रोतों में एक नक्शा है और ये तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं को सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड में बोली जाने वाली मुंडारी या संथाली का रिश्ता वियतनाम या कंबोडिया में बोली जाने वाली किसी भाषा से है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही तो इसे इतना आकर्षक बनाता है। ये संबंध झारखंड की संस्कृति को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मन से जोड़ता है। मतलब ये सिर्फ स्थानीय बोलियां नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसी भाषाई विरासत का हिस्सा है जो हजारों किलोमीटर और हजारों साल तक फैली हुई है। कमाल है। चलिए इसी धागे को पकड़कर सबसे प्रमुख भाषा संथाली से शुरू करते हैं। इसकी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ कहाँ आता है? सबसे बड़ा मोड़ और सबसे बड़ी उपलब्धि है इसका राष्ट्रीय महत्व। संथाली भाषा को 2004 में 92वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। ये किसी भी भाषा के लिए बहुत बड़े सम्मान और पहचान की बात है। एक तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मौजूदगी पर मुहर लग जाना। संविधान में जगह मिलना एक बात है, लेकिन एक भाषा को जमीनी स्तर पर ताकतवर बनाने के लिए और क्या चाहिए होता है? मेरा मतलब है, क्या संथाली के पास वो चीजें थीं? बिल्कुल थी, और वो सबसे जरूरी चीज थी अपनी लिपि। अच्छा। 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया। ये सिर्फ कुछ अक्षर बनाना नहीं था। ये तो एक तरह का ऐलान था, है ना? हाँ, कि हमारी भाषा किसी से कम नहीं और हम अपनी कहानियां, अपना ज्ञान लिखने के लिए किसी और की लिपि पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये तो एक तरह की सांस्कृतिक आजादी की घोषणा थी। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, सांस्कृतिक आजादी। अपनी लिपि का होना किसी भी भाषा को एक बोली से एक स्थापित साहित्यिक भाषा में बदल देता है, और इसी नींव पर संथाली साहित्य की पूरी इमारत खड़ी हुई। डोमन साहू समीर, उन्हें संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा गया है। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। हाँ, और इसके पीछे एक ठोस वजह है। देखिए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है, जिन्होंने हिंदी को आम लोगों की भाषा बनाया, ठीक वही काम डोमन साहू समीर ने संथाली के लिए किया। उन्होंने 1947 में देवनागरी लिपि में होड़ संवाद नाम का एक पत्र निकाला, जिसने संथाली साहित्य में एक नए आधुनिक युग की शुरुआत की। तो अब हमारे पास दो धाराएं दिख रही हैं। एक तरफ रघुनाथ मुर्मू जैसे लोग हैं जो भाषा को उसकी अपनी यानी ओलची की लिपि दे रहे हैं जी, और दूसरी तरफ डोमन साहू जैसे लोग हैं जो देवनागरी जैसी स्थापित लिपि का इस्तेमाल करके उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर वो बाहरी और भीतरी वाली बात भी आती है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हाँ, संथाली में शुरुआती काम, जैसे पहली किताब 1852 में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, ये जर्मिया फिलिप्स ने लिखी, या फिर पहला व्याकरण 1873 में L.O. स्क्रफ्सरूड ने लिखा। ये दोनों यूरोपीय मिशनरी थे। लेकिन क्या इसमें एक खतरा नहीं है? जब कोई बाहरी आपकी कहानी लिखता है तो वो उसे अपने नजरिए से लिखता है। क्या इससे संस्कृति का असली सार खो जाने का डर नहीं रहता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ और ना दोनों हैं। इन बाहरी विद्वानों ने अनजाने में भाषा को संरक्षित करने का बहुत बड़ा काम किया,
एक तरह से नींव रखी। अच्छा। लेकिन असली आत्मा तो तब सामने आई जब समुदाय के अपने लेखकों ने कलम उठाई। जैसे मांझी रामदास टूडू रोस्का ने खेरवाल वंशोधरम पुथी लिखी, जो संथाल धर्म और परंपराओं पर आधारित थी। मतलब ये अंदर की आवाज थी। बिल्कुल। या फिर बालकिशोर वासुकी ने कुकमू लिखा, जो पहला संथाली कहानी संग्रह माना जाता है। यहां से कहानियों का नजरिया ही बदल गया। और ये परंपरा आज भी जिंदा है। स्रोतों में 2015 से 2021 तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेताओं की सूची भी है। हाँ। 2021 में निरंजन हांसदा को उनकी कहानी संग्रह माने रेना अरहंस के लिए पुरस्कार मिला। ये दिखाता है कि संथाली साहित्य आज भी फल फूल रहा है। ये इस भाषा की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो संथाली साहित्य की कहानी अपनी लिपि और संवैधानिक पहचान की है। जब हम मुंडारी साहित्य की तरफ देखते हैं, तो क्या वहां भी कोई ऐसा ही एक बड़ा अकेला स्तंभ है जिस पर पूरा साहित्य टिका हो? हाँ, वहां भी है, और वो किसी एक इंसान के जुनून की एक अद्भुत मिसाल है। मुंडारी साहित्य का वो स्तंभ है एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका? जी। सोचिए, 1915 में जब ना कोई कंप्यूटर था, ना इंटरनेट, फादर हॉफमैन नाम के एक पादरी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक पूरी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों और लोक कथाओं को 16 भागों के एक विश्वकोश में समेट दिया। ये तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये किसी की दीवानगी और जुनून का नतीजा है। एक इंसान का एक पूरी संस्कृति को हमेशा के लिए अमर कर देने का प्रयास। बिल्कुल। इसीलिए इसे मुंडारी साहित्य का विश्वकोश कहा जाता है। और यहाँ भी लोक कथाओं का महत्व रहा होगा। बहुत गहरा। स्रोतों में जेपीएससी परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का भी जिक्र है, मुटूरा कहानी। अच्छा। ये मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है। इसके लेखक हैं मेनास आड़ेया। ये दिखाता है कि मौखिक कहानियों को लिखित रूप देना कितना महत्वपूर्ण काम रहा है। और यहाँ एक और बड़ा नाम है जयपाल सिंह मुंडा। वो एक राजनेता थे, हॉकी के कप्तान थे, लेकिन साहित्य में उनका क्या योगदान था? जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी सकम नाम की एक पत्रिका निकाली। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, ये एक आंदोलन था। आंदोलन? हाँ। इसने आदिवासियों में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाई और साथ ही मुंडारी लेखकों को अपनी बात कहने के लिए एक मंच भी दिया। बहुत दिलचस्प। अब हो साहित्य पर आते हैं। संथाली की पहचान उसकी लिपि में है, मुंडारी की पहचान उसके विश्वकोश में है। क्या हो साहित्य के भी कोई ऐसी अपनी अनोखी पहचान है? स्रोतों में लड़का कोल यानी लड़ाकू लोक का जिक्र है। हाँ, और यही उनकी पहचान है। एसआर टिकेल ने हो लोगों को उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल के कारण लड़का कोल कहा था। लड़ाकू लोग? जी। उन्होंने कई ताकतवर राजाओं को हराया था और यह पहचान उनके साहित्य में भी झलकती है। तो क्या उनके लोकगीतों और कहानियों में भी ये बहादुरी और लड़ने का जज्बा दिखाई देता है? बिल्कुल। डब्ल्यू.जी. आर्चर द्वारा संकलित हो दुरंग, जो हो लोकगीतों का संग्रह है, उसे हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। लोकगीतों को महाकाव्य का दर्जा? हाँ। उन गीतों में आपको प्रकृति प्रेम के साथ साथ उनके संघर्ष और वीरता की कहानियां भी मिलेंगी। लोकगीतों को महाकाव्य का दर्जा देना ही ये बताता है कि उस संस्कृति में मौखिक परंपरा कितनी गहरी और समृद्ध है। और यहाँ भी भीतरी आवाज का उदय हुआ होगा। जरूर हुआ। स्रोतों में सतीश कोड़ा सेंगल द्वारा लिखी गई किताब रूमुल का जिक्र है। रूमुल? इसे किसी हो युवक द्वारा लिखी गई पहली किताब माना जाता है। ये एक और मील का पत्थर है जो दिखाता है कि कैसे समुदाय ने अपनी कहानी खुद कहने की जिम्मेदारी उठाई। हमने संथाली, मुंडारी और हो साहित्य को देखा। खड़िया साहित्य का भी जिक्र है, जिसमें एस.सी. राय की 1937 की किताब द खड़ियाज एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। जी। इन सभी में वो जो बाहरी और भीतरी वाला पैटर्न है, वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक सामान्य सूत्र है जो इन सभी भाषाओं के साहित्य को जोड़ता है। ज्यादातर जनजातीय भाषाओं में शुरुआती साहित्यिक काम जैसे व्याकरण, शब्दकोश और दस्तावेजीकरण वो यूरोपीय मिशनरियों या ब्रिटिश अधिकारियों ने किए। जैसे एल.एस.एस. ओ'मैली का संथाल परगना जिला गैजेटियर। बिल्कुल। उन्होंने एक तरह से नींव रखी, लेकिन उस नींव पर साहित्यिक इमारतें स्थानीय लेखकों ने ही खड़ी की। सही बात है। उन्होंने अपनी संस्कृति की आत्मा को शब्दों में पिरोया, जो शायद कोई बाहरी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता था। और इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बनाने के लिए स्रोत में एक ऐसे लेखक का भी जिक्र है जो ना तो आदिवासी थे और ना ही ब्रिटिश अधिकारी, ईसाई पादरी फादर कामिल बुल्के। हाँ, और उनका काम तो बिल्कुल ही अलग धारा है। वो बेल्जियम से भारत आए और उन्होंने अपना पूरा जीवन
रामकथा के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया। रामकथा, जी। उनका शोध इतना गहरा और महत्वपूर्ण था कि 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। मतलब कमाल है। झारखंड की साहित्यिक दुनिया में एक तरफ आपको आदिवासियों की लोक कथाएं मिलती हैं, उनकी अपनी लिपियां मिलती हैं, जी। और दूसरी तरफ कोई रामकथा पर पीएचडी लेवल का काम कर रहा है। सब कुछ एक ही जगह पर। यही इस क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। यहाँ कई साहित्यिक धाराएं एक साथ बहती हैं और एक दूसरे को और भी समृद्ध करती हैं। तो इन सभी तथ्यों और नामों को अगर समेटें, हमने झारखंड के भाषा परिवारों से शुरुआत की, फिर संथाली की ओल्ड चिकी लिपि के क्रांतिकारी कदम को समझा, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका जैसे विशाल ग्रंथ के पीछे के जुनून को महसूस किया। हाँ, और साहित्य अकादमी पुरस्कारों तक की यात्रा की। इसका निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ तथ्य हैं? नहीं, इसका निचोड़ ये है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए याद किए जाने वाले तथ्य नहीं हैं। हर किताब, हर लेखक और हर लिपि एक समुदाय की अपनी पहचान, अपनी कहानियों और अपनी आवाज को बचाने और आगे बढ़ाने की एक कोशिश का प्रतीक है। अच्छा। डोमन साहू का होड़ संवाद सिर्फ एक अखबार नहीं था, वो अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने का एक जरिया था। हाँ। फादर हॉफमैन की इंसाइक्लोपीडिया सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक संस्कृति का टाइम कैप्सूल है। ये एक ऐसी विरासत है जो दस्तावेजों में दर्ज है और आज भी लगातार विकसित हो रही है। बिल्कुल। और यह हमें उस शुरुआती सवाल पर वापस लाता है जिस पर हमने आज इतनी बात की। हमारे स्रोतों से ये साफ है कि बहुत सा शुरुआती साहित्य बाहरी लोगों जैसे मिशनरियों और अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया था। हाँ। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर सोचा जा सकता है। जब कोई बाहरी किसी संस्कृति के साहित्य को लिखता है तो वह कहानी कैसे आकार लेती है, और जब उसी समुदाय के लोग खुद कलम उठाते हैं तो उस कहानी में क्या बदलाव आता है।